हेलो दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है और इस गर्मी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा राहत देता है वो है एसी। तो आप भी अगर एसी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एसी खरीदने की ऑल इन वन गाइड दूंगा और सब कुछ बताऊंगा कि एसी की टाइप्स कौन कौन सी होती है, टन क्या होती है, इन्वर्टर एसी क्या होती है, रेफ्रिजरेंट कौन सा बेटर है, स्टार रेटिंग, बेस्ट कंपनी और एसी के सारे फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप अपने लिए बेस्ट एसी खुद से चुन सकें। तो दोस्तों, मैं इन सभी चीज़ों को डायरेक्ट बताना शुरू नहीं करूँगा। पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि एसी काम कैसे करती है ताकि उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, एसी यानी एयर कंडीशनर एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, यानी रूम की गर्म हवा को ठंडा करना और रूम की गर्मी को रूम के बाहर निकालना। ये पॉसिबल होता है एक कूलेंट के द्वारा, जिसे रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। इसी की वजह से एसी आपके रूम को ठंडा कर पाता है। होता ये है कि एसी में और एसी के बाहर की यूनिट में कॉइल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस कॉइल के अंदर होता है ये कूलेंट। तो ये काम ऐसे करता है कि जब आप एसी को ऑन करते हैं तो एसी आपकी रूम की गर्म हवा को खींच करके अपने कॉइल पे डालता है और इस कॉइल के अंदर वो कूलेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। और इस कूलेंट की खास बात ये है कि ये काफ़ी गर्मी को खुद में एब्जॉर्ब कर सकता है और रूम टेम्परेचर पे भी बॉयल होकर के वेपर बन जाता है। तो कूलेंट यही करता है, वो जो हवा कॉइल पे लगी तो कूलेंट उस हवा की गर्मी को एब्जॉर्ब करके बॉयल होके वेपर बन गया। तो क्योंकि अब कूलेंट ने हवा की गर्मी को सोख लिया तो अब वो हवा ठंडी हो चुकी है। तो एसी अब उस हवा को आपके रूम में ब्लो कर देगा, जिससे आपको ठंडक का एहसास होता है। और अब वो कूलेंट यानी रेफ्रिजरेंट अब हमारी रूम की हवा की गर्मी को रूम से बाहर ले गया और वेपर बन चुका है। तो अब उस गर्मी को बाहर निकालना है ताकि वो कूलेंट फिर से लिक्विड बन सके और ये साइकिल चलता रहे। पर दोस्तों, ये कूलेंट ने जो टेम्परेचर अब्जॉर्ब किया है वही टेम्परेचर बाहर भी है, तो हीट रिलीज कैसे होगी? तो उसके लिए एसी के बाहर की यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कंप्रेसर। इसका काम होता है कूलेंट की टेम्परेचर को बढ़ाना और ये ऐसा करता है कूलेंट को कंप्रेस करके। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंप्रेसर, तो कूलेंट कंप्रेस होने से प्रेशर बढ़ जाती है और इससे इसकी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बाहर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा। तो अब ये कूलेंट गर्मी को बाहर फेंकने के लिए तैयार है और अब ये कंप्रेस्ड वेपर कूलेंट बाहर की कॉइल से होकर गुजरता है और हीट रिलीज करता है और वहाँ के फ़ैन इस काम में मदद करते हैं और हीट रिलीज करते ही ये कूलेंट वापस से लिक्विड बन जाता है। इसके बाद ये वापस रूम के अंदर जाता है जहाँ एक वाल्व इसकी प्रेशर को वापस से लो कर देता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ये फिर से आपके रूम को ठंडा करने के लिए रेडी है। और ये साइकिल चलता रहता है, गर्म हवा रूम के बाहर निकलता रहता है और आपका रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप एसी के कुछ टर्म को समझ चुके हैं और अब आते हैं एसी खरीदने के गाइड पर। अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं एसी के टाइप्स की। तो दोस्तों, एसी अभी 3 टाइप्स की आ रही है, एक विंडो एसी, एक स्प्लिट एसी और एक पोर्टेबल एसी। विंडो एसी खिड़की में लगता है और इसमें एक ही यूनिट होता है जिसका आधा रूम के अंदर और आधा रूम के बाहर होता है। पर चूंकि सब चीज़ इसमें एक ही यूनिट में होती है तो ये आवाज़ ज़्यादा करता है, क्योंकि बाहर वाले पार्ट की भी आवाज़ आती है। हाँ, पर यह सस्ता ज़रूर होता है। इसके बाद है स्प्लिट एसी। इसमें 2 यूनिट होते हैं, एक रूम में लगता है और एक रूम के बाहर। तो रूम के बाहर वाली यूनिट की आवाज़ नहीं आती है, तो ये कम नॉइज़ करता है और ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसको लगाने के लिए कोई विंडो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कहीं भी लग जाती है। और विंडो एसी से बेटर कूलिंग भी करती है ये एसी, पर उससे ज़्यादा महंगा भी होता है। इसके बाद एसी का अगला टाइप है पोर्टेबल एसी। ये कूलर की तरह दिखता है और इस एसी को आप कहीं भी किसी भी रूम में ले जा सकते हैं। पर ये एसी आवाज़ बहुत करता है क्योंकि सभी चीज़ें आपके रूम के अंदर ही है। और एक एग्जॉस्ट पाइप होता है जो गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए होता है और वो गर्म हवा का पाइप आधा तो आपके रूम में ही रहता है और ये गर्म होता है जिससे रूम की कूलिंग पे असर पड़ता है। तो इसकी कूलिंग उतनी एफिशिएंट नहीं होती, पर एक ही बात अच्छी है कि आप इसे मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन में सबसे बेस्ट है स्प्लिट एसी, फिर विंडो एसी और लास्ट में पोर्टेबल एसी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी क्या होती है और ये नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी से कैसे अलग है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी नाम से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये इन्वर्टर बैटरी से चल जाएगा, वैसे चल तो जाएगा थोड़ी देर, पर उसका ये मीनिंग नहीं है। जैसे बैटरी के लिए इन्वर्टर वोल्टेज और करंट सब कंट्रोल करता है, वही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी में भी होती है और इसका काम होता है कंप्रेसर की स्पीड को कम और ज़्यादा करना। दोस्तों, नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर हमेशा फुल स्पीड में काम करता रहता है और जब कूलिंग हो जाती है, जैसे आपने 21 डिग्री पे सेट किया,
तो 21 पर पहुंचने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर जब टेम्परेचर वापस बढ़ के 23 या 24 पर पहुंच जाता है तो कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये बंद और स्टार्ट करने में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और टेम्परेचर घटने बढ़ने के कारण आपको परेशानी भी होती है। तो इन्वर्टर एसी में यही डिफरेंस है कि जब 21 डिग्री आपका हो जाएगा तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से एसी अपने कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा बल्कि कंप्रेसर को स्लो कर देगा, जिससे कूलेंट की फ्लो स्लो हो जाएगी और टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होता है इसमें क्योंकि कंप्रेसर स्लो चल रहा है। इन्वर्टर एसी अगर 1.5 टन का हो तो 0.8 टन से 1.7 टन की कूलिंग कर सकता है, जैसा भी ज़रूरत हो। तो बहुत काम की है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग के लिए और एक जैसी कूलिंग के लिए। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी आपको हमेशा 1.5 टन की ही कूलिंग देगी, नहीं तो बंद रहेगी। इसके अलावा इन्वर्टर एसी अब और इम्प्रूव हो रहा है। LG, सैमसंग जैसी कंपनी अब ड्यूअल और ट्रिपल इन्वर्टर एसी लेके आ रहे हैं। जैसे ड्यूअल इन्वर्टर एसी में 2 रोटेटरी मोटर का यूज़ होता है जो कंप्रेसर की रोटेशनल स्पीड को और ज़्यादा बेहतर हैंडल करता है, जिससे कम नॉइज़, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। और ट्रिपल इन्वर्टर एसी जो सैमसंग में है, जिसमें 8 पोल मोटर होता है जो कंप्रेसर को और ज़्यादा अच्छे से रन करता है, जिससे और भी ज़्यादा तेज़ कूलिंग होती है। तो आजकल इन्वर्टर एसी बहुत पॉपुलर है, पर ये नॉन इन्वर्टर एसी से ज़्यादा महंगा होता है। तो आप अगर एसी को पूरी रात चलाते हैं या दिन में भी कई कई घंटे चलाते हैं तो बिल्कुल आप इन्वर्टर एसी ही लें। पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो आधा घंटा एसी चला के बंद कर देते हैं तो आप इन्वर्टर एसी ना लें। और आपको ये भी देखना है कि आपका रूम कैसा है। अगर हवा निकलने का लीक्स है या दरवाज़ा खुला रहता है तो उसमें इन्वर्टर एसी हमेशा फुल स्पीड में ही काम करेगा, क्योंकि कभी कंप्लीट कूलिंग हो नहीं पा रही। तो ये भी देखना है। वैसे आजकल स्प्लिट एसी में नॉन इन्वर्टर मॉडल काफ़ी कम आ रहे हैं और सारे इनोवेशन और फीचर्स भी इन्वर्टर एसी में ही हो रहा है ज़्यादा। पर विंडो एसी में अभी भी ज़्यादातर नॉन इन्वर्टर एसी ही है। विंडोज़ में भी LG, ब्लू स्टार वगैरह की ही इन्वर्टर एसी मॉडल है। अब दोस्तों बात करते हैं टन्स की। दोस्तों इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की तरह ये टर्म भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एसी का वजन बता रहा है, पर ऐसा नहीं है। स्प्लिट एसी का रूम वाला यूनिट तो हार्डली 12 किलो का ही होता है। तो ये टन शब्द पुराने टाइम से आया है, जब ये काउंट किया जाता था कि 1 टन आइस को 24 घंटे में पिघलाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होगी, जो कि है 12,000 BTU पर आवर ब्रिटिश यूनिट में और 3,500 वाट्स SI टर्म में। तो ये टर्म आज भी यूज़ हो रहा है। तो 1 टन में आप देखेंगे कि लिखा रहेगा 3,500 वाट्स, 1.5 टन में 5,200 वाट्स। वैसे ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस ये याद रखें कि अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से कम का है तो 0.8 से 1 टन की एसी लें, 100 से 150 तक 1.2 टन, 150 से 200 तक 1.5 टन, उससे ऊपर 2 टन एंड सो ऑन। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके शहर का टेम्परेचर कितना है, आपका रूम कितने फ्लोर पे है, छत पे धूप आती है या नहीं, या दीवार पे धूप आती है, कितने लोग रूम में रहते हैं, या कोई हीट सोर्स है। तो इन सब बातों से सेफ रहने के लिए आप 1/2 टन बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके दीवार में धूप आती है तो आप 100 स्क्वायर फीट रूम के लिए 1 टन के बदले 1.5 टन की एसी ले लें तो बेहतर कूलिंग मिलेगी। इसके बाद आप बेहतर कूलिंग के लिए इस कॉइल और कूलेंट टेक्नोलॉजी के बारे में भी ना भूलें। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे एसी में कॉइल होता है, तो वो एल्यूमिनियम, एलॉय और कॉपर में आता है, और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो आपको कॉपर वाला ही एसी चूज करना चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर बेस्ट है। इसके बाद कूलेंट यानी रेफ्रिजरेंट का भी सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसी में कई तरह के कूलेंट आते हैं। जैसे फ्रियोन में R22, उसके अलावा R410A और लेटेस्ट R32। दोस्तों R22 रेफ्रिजरेंट HCFC रिलीज करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो R22 बिल्कुल ना लें। नया वाला कूलेंट R410A HFC जनरेट करता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। और लेटेस्ट R32 रेफ्रिजरेंट वाला एसी ही आप चूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी कूलिंग एफिशिएंट है और ओजोन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस सभी हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सब हेल्प करेगा, लेकिन R32 सबसे कम। अब दोस्तों बात करते हैं स्टार रेटिंग की। तो सभी एसी में आपको B और ICR की स्टार रेटिंग और एनर्जी एफिशिएंसी रेट मिल जाएगी। इसमें जितना ज़्यादा स्टार उतना अच्छा। 3 स्टार रेटिंग की एसी से 5 स्टार की एसी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगी, और ऐसा करने के लिए कंपनी एसी की कंप्रेसर, एयर फ्लो और कॉइल की सरफेस एरिया बढ़ाकर अचीव करती है, जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी में ही 5 स्टार एसी 3 स्टार से बेहतर परफॉर्म करता है।
पर 5 स्टार AC 3 स्टार से 5,000 से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए 80% लोग 3 स्टार AC ही ले लेते हैं। क्योंकि ये 5 स्टार AC से ये एक्स्ट्रा 5,000 रुपये वसूल करने के लिए आपको काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा AC को, क्योंकि साल में 1,500 से 2,000 रुपये की ही बचत होगी आपको 5 स्टार AC में। तो अगर आप ज़्यादा AC को यूज़ नहीं करेंगे और बजट भी टाइट है तो 3 स्टार AC ले सकते हैं। और 3 स्टार इन्वर्टर AC 3 स्टार नॉन इन्वर्टर AC से कम बिजली यूज़ करता है। इसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो कई सारे एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, जैसे लेटेस्ट AC में ऑटो क्लीन फीचर जो AC की कॉइल्स को क्लीन रखता है। इसके अलावा AC में पॉल्यूशन या डस्ट फिल्टर होते हैं जिसमें 2.5 PM पार्टिकल को AC रिमूव कर देता है। इसके अलावा डीह्यूमिडिफायर, वायरसेस और बैक्टीरिया किल करने का फीचर, फास्ट कूल या टर्बो कूल फीचर जो क्विकली कूल करता है, इको सेविंग या एनर्जी सेविंग मोड जो टेम्परेचर से 2 डिग्री ज़्यादा या 25 से 30 डिग्री के बीच में रखता है ताकि कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो। इसके अलावा चाइल्ड मोड सब रहता है जिसमें AC कम आवाज़ करता है। इसके अलावा वाईफाई कंट्रोल और AC को मोबाइल ऐप से कंट्रोल करने का फीचर, और कई AC में कूलिंग के साथ साथ विंटर में हीटिंग का ऑप्शन भी होता है। तो ये सब फीचर से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं AC के बेस्ट कंपनीज़ की। तो महंगे AC में मित्सुबिशी और ओ जनरल काफ़ी अच्छे हैं। मित्सुबिशी और जनरल दोनों जापानीज़ कंपनी है और दोनों ही अपने हाई क्वालिटी AC के लिए फेमस हैं। जैसे इनमें बहुत फास्ट कूलिंग होता है और इसमें 100% कॉपर होता है, और भी कई सारे फीचर जो इन AC को बेस्ट बनाते हैं। पर ये महंगे भी होते हैं और इनके पार्ट्स भी महंगे होते हैं क्योंकि सब इम्पोर्टेड है। इसके बाद डैकिन, LG, सैमसंग, वोल्टास, हिताची, ब्लू स्टार वगैरह सब है। और सस्ते में फ्लिपकार्ट का मार्क्यू AC भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप सब कुछ अच्छे से चेक कर लें कि वाट्स कितना यूज़ करेगा, नॉइज़ कितने dB का है, और कंप्रेसर, कंडेंसर सब पे कितनी वारंटी मिल रही है, और कंपनी की सर्विसिंग कैसी है। तो दोस्तों काफ़ी सारे अच्छे AC मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप AC को बेहतर तरीके से समझ सके होंगे और आप खुद से अपने लिए बेस्ट AC चूज़ कर पाएंगे। वैसे मैंने कुछ बेस्ट AC की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।